नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनवी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। अपने उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में जीत के बाद बीजेपी में सीएम चेहरे को लेकर मंथन शुरू हो गया है। कई लोग एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी को मौका देने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में भी इस पर मंथन लगातार चल रहा है। ऐसे में धामी की बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ में मीटिंग हुई। इस पर धामी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बहुत कसमकस है। आपका भी नाम चल रहा है और लोगों की मांग भी है कि पुष्कर सिंह धामी को दूसरा मौका दिया जाना चाहिए। नहीं, देखिए पार्टी हाईकमान सभी चीज़ों पर विचार करता है और ये पार्टी हाईकमान का विषय है। टिकट बेचने के आरोपों पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरीके से आरोप लगाना गलत है। कुछ लोग हैं जो इस तरीके के चीज़ों को उभाड़ करके ये समझते हैं कि वो बहुत बड़ा हित कर रहे हैं। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ, पिछले 7-7.5 साल से आप अपने मन की राजनीति कश्मीर के अंदर कर रहे हैं। क्या कश्मीर के अंदर आपने जो है आतंकवाद का खात्मा कर दिया? आतंकवाद की लड़ाई में आप पाकिस्तान के अंदर भी घुसे, हम आपके साथ हैं। जिम्मेदारियां आपकी हैं, उन जिम्मेदारियों को आप अतीत की कुछ बातों को लेकर के अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं। जिस गुटबाजी की वजह से कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर चुनाव में टिकट के नाम पर बड़ी रकम जुटाने का आरोप लगाया था। अब रावत ने पलटवार करते हुए खुद के ही निष्कासन की मांग की है। हरीश रावत ने कहा कि पद और पार्टी टिकट बेचने का आरोप बेहद गंभीर है। ये आरोप ऐसे व्यक्ति पर लगा है जो कि मुख्यमंत्री रहा, प्रदेश अध्यक्ष रहा और साथ ही कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य भी है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी मेरे पर लगे इस आरोप की वजह से मुझे निष्कासित कर देना चाहिए। कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि वो चुनाव में बहुमत पाकर सत्ता में आएगी, लेकिन मोदी ने मैजिक चलाया जिसकी वजह से उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हार के बाद संगठन की कमजोरियों और अन्य कारणों की समीक्षा करने की बजाय कांग्रेसी दिग्गज आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी में चुनाव जीतने के बाद अब जहां पर नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो वहीं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद को लेकर भी नेताओं के दिल्ली दौरे भी शुरू हो चुके हैं। पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने कहा कि चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता दिल्ली हाईकमान को धन्यवाद कहने के लिए जा रहे हैं, जिसके कोई भी दूसरे कयास नहीं लगाए जाने चाहिए। बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में एक बार फिर से मिथक तोड़ते हुए बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की है और 2/3 से ज्यादा का बहुमत प्राप्त किया है। ऐसे में पीएम मोदी और केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करने के लिए नेताओं का जाना स्वाभाविक है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने साथ ही कहा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान को ही लेना है। बीजेपी के नेताओं में जहां एक और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए दिल्ली दरबार तक दौड़ लगाई जा रही है, तो वहीं टिहरी से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय को भी अपना पुराने दिन की याद सताने लगी है। दरअसल किशोर उपाध्याय ने जहां कांग्रेस में होने पर अपने आप को दूसरे नंबर का नेता बताते हुए मुख्यमंत्री का दावेदार होने की बात की थी, जिसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी किशोर उपाध्याय को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किशोर उपाध्याय जब पहली बार कांग्रेस के टिकट पर जीत कर आए थे तो पार्टी ने सम्मान देते हुए मंत्री बनाया था। इसके बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद तक की जिम्मेदारी भी दी गई थी। ऐसे में उन्हें जीत को लेकर सरल व्यक्तित्व अपनाना चाहिए था, न कि इस तरीके की बयानबाजी करनी चाहिए थी। अब ऐसा है कि किशोर उपाध्याय जी के बारे में मैं क्या कहूँ। वो कांग्रेस में रहे, कांग्रेस ने मैं समझता हूँ उन्हें बड़ा सम्मान दिया। पहली बार जीतने के बाद उन्हें मंत्री बनाया, मैं समझता हूँ बहुत बड़े सम्मान की बात थी। उन्हें प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, वो भी बहुत बड़े सम्मान की बात थी। अब ठीक है, वो चुनाव जीते हैं तो जीत के बाद उस जीत को कौन किस रूप में लेता है। किसी के अंदर घमंड आ जाता है, किसी के अंदर नम्रता आ जाती है, तो ये अपना अपना नेचर है सबका। उन्होंने कहा है ठीक है, आज वो जीते हैं, जीतने के बाद वो इस रूप में अगर अपने को और खुशियां मनाते हुए दिखाना चाहते हैं तो ये उनका अपना मत।
हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र से 5वीं बार निर्वाचित विधायक मदन कौशिक ने जन आभार यात्रा निकाली। जन आभार यात्रा आर्यनगर से शुरू होकर हर की पौड़ी पहुंची और गंगा पूजा करने के बाद जनता का आभार व्यक्त किया। तो वहीं यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मोदी के जयकारे और बीजेपी के जयकारे लगाते हुए नजर आए। यात्रा का रास्ते में जगह जगह पर स्वागत भी हुआ। विधायक मदन कौशिक ने कहा कि उन्हें जो जनता ने अपार स्नेह और समर्थन दिया है, ये उनके लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं और जनता ने उनमें से जो विश्वास व्यक्त किया है मैं उनका स्वीकार करता हूं और उनकी अपेक्षाओं पर भी खरा उतरूंगा। इसी के साथ में आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार रिपीट होने के मिथक टूटने और इसी के साथ में मुख्यमंत्री मैदान से कौन मुख्यमंत्री होगा, इसको लेकर भी उन्होंने कई सारे बातें सामने रखी। अच्छा उत्साह है, जनता ने जो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया, आज जनता के आभार के लिए सभी कार्यकर्ता आज एक ये जन आभार कार्यक्रम कर रहे हैं और सभी के पास जाकर उनको धन्यवाद देंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के परिणाम आए अभी महज कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन इसी बीच श्रीनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीते बीजेपी विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अपने बड़बोले और बेतुके बयानों के लिए चर्चित डॉक्टर धन सिंह रावत ने एक बार फिर से जीतने के बाद जब कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के बाद एक पप्पू विदेश का टिकट लेने गया है और यहाँ का पप्पू बंबई का टिकट। दरअसल धन सिंह रावत यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को पप्पू कहते हुए नजर आए और इसी के साथ में कह रहे हैं कि उन्हें बंबई भेज देंगे। धन सिंह रावत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों का कहना है कि किसी भी सम्मानित नेता को इस तरह की हल्की बयानबाजी शोभा नहीं देती। भाइयों बहनों सुनो भैया, एक पप्पू तो अब विदेश का टिकट लेने और यहाँ का पप्पू बंबई का टिकट लेने वाला है, इसलिए और पप्पू के साथ जो खीरीज है ना 25 पैसा जो श्रीनगर का है वो भी जो है जाने वाला है। आप सुनो भैया सुनो, 25 पैसा गया, सुन तो लो। उत्तराखंड के हरिद्वार में बीजेपी में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही उठापटक पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने बयान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बीजेपी में पूर्ण बहुमत के बाद भी पहले की स्थिति चल रही है, बीजेपी के अंदर कुछ ठीक नहीं है। राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी को पर्यवेक्षक बनाया गया है, लेकिन उनके बावजूद भी तमाम बीजेपी के नेता दिल्ली दरबार पहुंच रहे हैं। ऐसे में साफ तौर से अनुमान लगाया जा सकता है कि पूर्ण बहुमत की बीजेपी सम्मान नहीं कर रही है। वहां की स्थिति क्यों बन रही है और एक राजनीतिक अस्थिरता प्रदेश के ऊपर क्यों गहराई हुई है? कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मैंडेट का सम्मान नहीं हो पा रहा है। इतना बढ़िया मैंडेट मिलने के बाद भी आज जिस तरह से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर एक असमंजस की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने को मिल रही है। राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी पर्यवेक्षक बनाए जा चुके हैं, उसके बाद भी लोग दिल्ली दरबार की ओर दौड़ लगा रहे हैं। तो औचित्य कहाँ से रह जाता है इन पर्यवेक्षकों की? इनकी भूमिका क्या रह जाती है अगर सबको दिल्ली ही जाना है? और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं विधायकों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और ऊपर से ही एक नाम आएगा जो सारे विधानमंडल दल के ऊपर थोप दिया जाएगा। ये कहना कि विधानमंडल दल। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते अगली खबर की ओर। हल्द्वानी से नवनिर्वाचित विधायक सुमित हृदयेश मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका को बखूबी निभाने का प्रयास करेगी और जनता के मुद्दों को लड़ाई लड़ने का काम किया जाएगा। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में मचे घमासान को लेकर कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि ये समय कांग्रेस के लिए बेहद कठिन है। इस समय कांग्रेस को एकजुट होकर जनता के जनादेश और हार के कारणों को समझने की जरूरत है।
सबसे बड़ी चुनौती है। अनुकूल परिस्थितियों में और हल्द्वानी के विकास के लिए बहुत अच्छा एक अवसर था अगर कांग्रेस की सरकार बनती और मैं यहाँ से चुना जो गया हूँ उस सरकार में हम लोग अपनी जिस भी हिस्सेदारी में काम कर पाते। लेकिन अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश आया जिसका हम सम्मान करते हैं, तो अब उसके हिसाब से हमें कार्य करना है। देखिए, हम कामों के प्रति संजीदगी भी रखेंगे और दबाव भी बनाएंगे। हमारी तरफ से प्रस्ताव नियमित तरीके से सरकार को मिलेंगे और सरकारी चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उन पे हम दबाव बनाएंगे कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की क्या मंशा रहेगी कुछ महीनों में साफ हो जाएगी। बयानबाजी जो चल रही है, बयानबाजी को किस तरह देखते हैं? तो बड़े नेताओं के खिलाफ ऐसी बयानबाजी ये बहुत दुखदायी है और ये कठिन जो समय कांग्रेस का चल रहा है इस पे मरहम लगाने की जगह थोड़ा सा इसमें परेशानी दे रही है हमारे सब। हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने स्पोर्ट्स स्टेडियम रोशनाबाद के बहुउद्देशीय हॉल में 25,40,000 रुपए की लागत से स्थापित जिम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि इस जिम का उपयोग जन सामान्य भी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए जन सामान्य को इसकी सदस्यता ग्रहण करनी होगी, जिसकी सदस्यता शुल्क बहुत ही कम 1,000 रुपए मासिक रखी गई है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए युवाओं को शारीरिक तौर पर मजबूत बनने में उत्साह के साथ आगे आना चाहिए। लोकार्पण के बाद जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर सौरभ ने बहुउद्देशीय हॉल में ही स्थापित बैडमिंटन कोर्ट का निरीक्षण किया और बैडमिंटन भी खेला। जसपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हवाई फायरिंग में बीजेपी कार्यकर्ता महिला ने गाली गलौज कर हवाई फायर करने का आरोप लगाते हुए पूर्व विधायक और अन्य लोगों के साथ कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बता दें कि मोहल्ला पट्टी चौहान निवासी छाया शर्मा, उन्होंने विधायक डॉक्टर शैलेंद्र पोहन सिंघल, भाजपाइयों और व्यापारियों को लेकर कोतवाली पहुंची। कोतवाली को तहरीर देकर कहा कि रविवार 1:30 बजे वो अपनी दुकान पर बैठी थी। उसके पति नीरज शर्मा के घर के अंदर थे। आरोप है कि मोहल्ले के ही अशोक गहलोत, अरविंद गहलोत ने उनके पति की बाइक को गिरा दिया था और उससे गाली गलौज की गई। इसी के साथ में मामला बढ़ने पर उसने घर का दरवाजा बंद कर दिया। इस बीच आए मोहल्ले के आशीष गहलोत ने भी उसे उल्टा सीधा कहने लगा। इसके बाद में फायरिंग से दहशत फैल गई। नेतृत्व में कुछ लोग मुझसे आगे मिले थे, उसमें एक महिला थी छाया शर्मा। उन्होंने आरोप लगाया था कि अपनी दुकान पर बैठी थी तो 2 युवक थे, उन्होंने उनकी बाइक के साथ तोड़फोड़ करी और उनके हस्बैंड को गाली गलौज करके, और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्होंने फायर किए हैं। तो उनकी तहरीर पर संज्ञान लेते हुए मैंने उसकी सुसंगत धाराओं में भी पंजीकृत किया है और इसमें पूरी छानबीन के बाद ही जो भी विवेचना में तथ्य है उसका आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस की ऐसा है, कांग्रेस के द्वारा भी इसी प्रकरण को लेकर तहरीर दी गई है। सीमांत नगर पालिका जोशीमठ के मुख्य प्रवेश द्वार पर नंदादेवी नेशनल पार्क के रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के पास बने पालिका के कूड़ा डंपिंग जोन में जबरदस्त आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। कूड़े के डंपिंग जोन में लगी आग इतनी भयानक थी कि इससे आसपास के जंगल में भी आग फैल गई। हालांकि फायर ब्रिगेड, पुलिस, वन विभाग और पालिका कर्मी आग पर काबू पाने में जुट गए। देर रात तक आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन हवा तेज चलने के आसपास के जंगलों में भी आग फैलने की संभावना बनी हुई है। दिनेशपुर नगर पंचायत बोर्ड मीटिंग में नगर पंचायत क्षेत्र में विकास के लिए विभिन्न मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई। इस दौरान नगर पंचायत में सभी सभासद, अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी समेत नामित सभासद भी बोर्ड मीटिंग में शामिल हुए। बता दें कि वर्ष के अंत में नगर पंचायत के आय व्यय पर चर्चा हुई है और पिछले वर्ष कोविड में साफ सफाई के विषय पर भी और अप्रैल से सफाई और स्वच्छता पर नई रणनीति पर भी चर्चा हुई। ऋषिकेश शहर में यदि आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। सीपीयू की टीम ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाकर सीपीयू की टीम ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई कर रही है। सीपीयू की टीम ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे दर्जनों दुपहिया वाहनों को रोककर न सिर्फ उनका चालान काटा बल्कि मौके पर ही जुर्माना भी वसूल लिया।
जिन लोगों ने मौके पर जुर्माना देने से इनकार कर दिया, उनके चालान काटकर न्यायालय के लिए भेज दिए गए हैं। सीपीयू टीम के प्रभारी ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर लगातार सीपीयू की टीम ऋषिकेश में चेकिंग अभियान चला रही है। चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, शहर में ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ेगा। ऐसे में लोगों को ट्रैफिक की समस्याओं से दो चार ना होना पड़े, इसके लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के ऋषिकेश में अब ट्रैफिक के नियमों का पालन करवाने के लिए सीपीयू की टीम सड़कों पर उतर चुकी है। जगह जगह पर जो है अभियान चलाकर चेकिंग की जा रही है। इसी के साथ में जो भी उल्लंघन करते हैं ट्रैफिक के नियमों का, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, क्योंकि आगामी दिनों में अब कुछ ही महीने में जो है वो चारधाम की यात्रा भी शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर भी पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और उच्च अधिकारियों ने भी नियमों की पालना को लेकर सभी को निर्देश दिए और इसी के तहत ये चेकिंग अभियान सीपीयू की टीम ने शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत चालान काटे गए और वहीं सभी को नियमों का पालन करने की भी हिदायत दी गई। उत्तराखंड के काशीपुर समूचे क्षेत्र में इन दिनों कुमाऊनी बैठकें होली की धूम है। होलियार होली के रंगों में डूबे हैं। जगह जगह पर रंग अबीर गुलाल उड़ाकर होली का उल्लास बढ़ाया जा रहा है। वहीं गिरिताल में भी कुमाऊनी होली का आयोजन किया गया, जहां होली में महिलाओं ने ढोलक की थाप पर और मंजीरों पर गीत गायन करने के साथ ही नृत्य भी किया और साथ ही इस दौरान महिलाओं ने हिंदी और कुमाऊनी भाषा में होली के गीत गाए। होली का त्योहार तो बहुत ही बढ़िया प्रेम से, आपसी भाईचारे से मनाया जाता है। खास तौर पे कुमाऊं में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। आपने देखा होगा हल्द्वानी या काशीपुर और अल्मोड़ा, इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा होली का वो है क्या कहते हैं, होली की धूम जो इस समय आपको देखने को मिलेगी। और ये होती है शुरू बसंत पंचमी से, ये बैठकी होली शुरू होती है। शायद जेंट्स लोग से करते हैं बसंत पंचमी से, और हमारी महिलाओं की ये शिवरात्रि से आती है होली। जेंट्स लोग दिन भर जॉब भी करते हैं और रात को बहुत ही धूमधाम से शास्त्रीय संगीत को लेकर तबले बाजे के साथ बहुत अच्छा पूरी रात कुमाऊनी बैठकी होली होती है। और दिन में महिलाएं, आप सोचिए कि महिलाओं का जोश देखिए कि घर का काम भी करती हैं, दोपहर और शाम में जाके अपने होली का संगीत में माहौल भी बना रहता है। और रंगों का त्योहार बाकी भाईचारे का त्योहार है, क्योंकि ये कहा जाता है कि इस दिन दुश्मन भी एक हो जाता है। होली तो बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। होली बिल्कुल दिल से, कुमाऊं की अगर होली कहें तो बहुत सदियों से मनाई जाती है। लगभग 15वीं शताब्दी से कहा जाता है। इतिहासकार लोग बताते हैं कि 15वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत हुई थी चंपावत में, गढ़ चंपावत कहते हैं, चंद्रवंशी राजाओं से। और ये जो मुख्यतः होली होती है कुमाऊं की, 3 प्रकार की होली होती है। पहली जो होती है बैठकी होली, खड़ी होली एंड महिला होली। बैठकी होली जो शुरू होती है वो बसंत पंचमी से शुरू होती है और घर घर लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने अपने घर में बैठकी होली गाई जाती है। तो इसकी गायन शैली जो है, इसमें जितने साज हैं, सारे साजों का, हारमोनियम, तबला, ढोलक, मजीरा, चिमटा आदि सारे साजों के साथ गाया जाता है और बेहद सूफियाना अंदाज में, भक्ति संगीत जिसे। आपको बता दें कि अब पूरे देश भर में होली की धूम है। इसी को तहत उत्तराखंड के काशीपुर में भी होली मनाई गई। होलियार होली के रंग में लगातार सभी लोग डूबे दिखाई दिए। महिलाओं ने होली का उत्सव मनाया और इसी से पहले अबीर गुलाल उड़ाकर होली का उल्लास भी बढ़ाया। गिरताल में कुमाऊनी होली का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इसी के साथ में महिलाओं ने ढोलक की थाप पर मंजीरों के साथ में होली के गीतों का भी गायन किया, जिसमें कुमाऊनी के साथ साथ में हिंदी में भी होली के गीत गाए। आपको बता दें कि उत्तराखंड के काशीपुर में इन दिनों कुमाऊनी बैठकी होली की धूम है। होलियार होली के रंग में डूबे हैं। जगह जगह पर अबीर गुलाल उड़ाकर होली का उल्लास मनाया जा रहा है
और इसी के तहत गिरताल में भी कुमाऊनी होली का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जहां पर महिलाओं ने ढोलक की थाप पर, मंजीरों पर गीत गायन करने के साथ ही नृत्य करके भी होली मनाई। और इस दौरान महिलाओं ने हिंदी और कुमाऊनी भाषा में भी गीत गाए और इसी के साथ में लोकगीत भी महिलाओं ने गाए। और वहीं अब जो है होली का त्योहार पूरी तरह से तैयार हो चुका है और होली की जगह जगह पर धूम देखने को मिल रही है। और इसी के साथ में उत्तराखंड में भी जगह जगह पर महिलाओं ने होली का त्योहार मनाया और अब होली के त्योहार की जो रंगत है वो पूरे शहर में दिखाई देने लगी है। और इसी के तहत उत्तराखंड के काशीपुर में भी कुमाऊनी बैठकी होली मनाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में जो है महिलाओं ने उत्साह के साथ में इसमें भाग लिया